गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका वन शॉट सीरीज़ के अंदर। और इस सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और यूँ कह सकते हैं नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है बच्चों मेटलर्जी। मेटलर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। बच्चों अब तक हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, चाहे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से क्लियर हुई हो या वो टॉपिक के पढ़ने से क्लियर हुई हो। हाँ, ये तो हो सकता है क्योंकि वन शॉट सीरीज है और एक लेक्चर में हमें एक चैप्टर करना होता है तो कोई चीज़ छूटी होंगी, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन डील हो सकते हैं, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं। उसमें कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे। कोशिश यही है कि वो सारी चीज़ें मैनेज हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए और आपके कन्फ्यूजन ज़्यादा दूर हो। ठीक है बच्चों, ये बात भी कंफर्म है और ये श्योर मान के चलिए कि एग्जाम की अब जो डेट आएगी वो एग्जाम होगा ही होगा, उसके अलावा डिले नहीं होगा एग्जाम। अगर आप सोचें कि एग्जाम डिले हो जाएगा तो इट इज़ योर वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि आज भी अगर हम लोग आज की रिसेंटली न्यूज़ की बात करें तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने मना कर दिया है कि नीट और जेईई मेंस के एग्जाम भी अब रद्द नहीं होंगे। वो होंगे, कई लोगों ने याचिका लगाई थी कि इस साल नहीं हो एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं है। तो राजस्थान के एग्जाम तो होने हैं, तो जाहिर सी बात है जेट का एग्जाम भी आपका होना है और आईसीआर का एग्जाम भी आपका होना है। तो इसके लिए तो आप सोचो ही मत कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम जरूर होगा और आपको देना है और अच्छी रैंक भी लानी है बच्चों। ठीक है, इसके लिए कोशिश करो कि रेगुलर क्लास लो। एक बात ये और है बच्चों कि हमारा जो नेक्स्ट जीनियस क्लासरूम है वो आपसे एक ही चीज़ की एक्सपेक्ट करता है। आपको पता है आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि जो चैनल्स है वो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हो चैनल्स और हमें और मनोबल मिलता रहे, ताकि आपके लिए मेहनत करते रहें बच्चों। ये आपका काम है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है। ठीक है बच्चों, ताकि ये अपना जो सिलेबस है अपन चाहते हैं एग्जाम से पहले हम लोग अपने सारी चीज़ों पर मेहनत कर सकें। जब आपकी तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, आपके दोस्तों की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, तो बूस्टअप मिलने की वजह से हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हम लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए हम भी ज़्यादा मेहनत करें और हम लोग कोशिश करें कि भाई आपके लिए जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उस पर मेहनत की जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं इसके कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। नाम है इसका मेटलर्जी या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म के नाम से जानते हैं बच्चों। वन शॉट सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में इसको खत्म करें बच्चों। ठीक है, वन शॉट सीरीज के अंदर हम लोग लेकर गए हैं, शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेटलर्जी या धातु कर्म। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग मेटलर्जी के बारे में। और मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बात करें बच्चों नेचर की बात करें, अगर हम लोग बच्चों प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है बच्चों आपका एल्यूमिनियम। कितना होता है? 8.3% पाया जाता है बच्चों। इसके बाद में पाया जाता है आपका आयरन पाया जाता है बच्चों आपका 5.1%। और सबसे कम पाया जाता है बच्चों आपका कैल्शियम। कितना पाया जाता है बच्चों? 3.6%। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। तो एलिमेंट की बात करें, धातु की बात करें बच्चों, तो धातु की बात करें सॉरी बच्चों, तो सबसे ज्यादा धातु जो पाई जाती है वो एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन है और उसके बाद में क्या है बच्चों आपका कैल्शियम। उसके बाद में हम लोग जो कि नाम है मेटलर्जी का, धातु का नाम है, तो धातु की बात करें बच्चों तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेटल के बारे में। बहुत छोटी क्लास में आप लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा होगा। इस बहुत छोटी क्लासों में आपने बच्चों क्या पढ़ा होगा? धातु के बारे में पढ़ा होगा, मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा। मेटल बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 बोलें तो क्या होता है बच्चों? मेटल क्या होती है? विद्युत की चालक होती हैं। क्या होती है बच्चों? विद्युत की चालक होती हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के चालक होती हैं। सेकेंडरी जब बात करें बच्चों इसके अंदर तो क्या होता है बच्चों? ये आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय मतलब होता है बच्चों मेलिएबल होती है बच्चों। ये क्या होती है बच्चों? मेलिएबल होती है, मतलब जब हम लोग आघात करते हैं, चोट करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये फैलती हैं। मेटल क्या
होती है बच्चों, तन्ने होती है। क्या होती है बच्चों? मेटल तन्ने होती है। मतलब इसको हम लोग अगर गर्म करें तो खींच कर लंबी तार बनाए जा सकते हैं। मतलब दीज आर डक्टाइल इन नेचर। क्या होता है बच्चों? दीज आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है बच्चों। फोर्थ बात करें, इनकी कटी हुई सतह चमकदार होती है। कटी हुई सतह, अगर कटी हुई सतह की बात करें तो बच्चों क्या होती है? वो चमकदार होती है। कितनी होती है बच्चों? चमकदार। खास बात यह है कि प्रकृति में कम से कम 80% जो तत्व होते हैं वो धातु के रूप में पाए जाते हैं। 80% तत्व जो है किस में पाए जाते हैं बच्चों? धातु के रूप में पाए जाते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल की। वहीं अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो विद्युत के चालक नहीं होते हैं नॉन मेटल, आघात वर्धने नहीं होते हैं, तन्ने नहीं होते। तन्ने की जगह दीज आर ब्रिटल इन नेचर, भंगुर होते हैं। आपके नॉन मेटल या धातु जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? आपके भंगुर होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। बात समझ आ गई बच्चों। उसके अलावा हम लोग जैसे नॉन मेटल के एग्जांपल बात करें, नॉन मेटल में एग्जांपल आपका कौन सा आ जाएगा? नॉन मेटल्स के अंदर एग्जांपल बात करें हम लोग बच्चों तो आपका आ जाएगा क्लोरीन, फास्फोरस। ठीक है बच्चों, क्लोरीन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब क्या है बच्चों? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है, एक चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग उपधातु कहते हैं बच्चों। उपधातु कह दो या उपधातु कह दो या मेटलॉइड कह दो बच्चों, मेटलॉइड कह दो या सब मेटल कह दो। मतलब वो तत्व जिनमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? उपधातु कहलाते हैं। उपधातु के अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में बोरोन आ जाएगा बच्चों। उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास में आर्सेनिक आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद में क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बोरोन आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बारे में बात करें, उसके बाद में क्या होगा बच्चों? पोलियम आ जाएगा। ये क्या है बच्चों? ये आपके उप सब मेटल या यूं कह सकते हैं मेटलॉइड की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहली बात इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल के धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। और दूसरा बताया मैंने आपको कि उपधातु क्या होते हैं, इसमें मेटल नॉन मेटल के दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। और इसके खास एग्जाम्पल है बोरॉन, ठीक है बच्चों, आर्सेनिक, सिलिकॉन और पोलियम। बात समझ आ गई बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, इसके अंदर अगर आप लोग आगे चलें तो अगली चीज आती है जो कि चैप्टर के नाम पे, जिसका नाम है मेटलर्जी, जिसको कहते हैं हम लोग धातु कर्म। देखो बच्चों, धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म को समझने से पहले दो टर्मिनोलॉजी हमें समझना पड़ेगी। एक होता है बच्चों खनिज, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। एक होता है खनिज जिसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और दूसरी जो चीज होती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं बच्चों? अयस्क बोलते हैं। ये कहलाता है आपका ओर्स, ये कहलाता है आपका मिनरल्स। तो दो टर्मिनोलॉजी होगी, खनिज और अयस्क, मिनरल्स एंड ओर्स। खनिज तो क्या है बच्चों? जो भी ऊपर या अर्थ क्रस्ट में, जमीन में जो भी चीज खोद करके निकाली जाती है वो सब क्या है बच्चों? खनिज हैं। और उन्हीं खोद करके निकाली गई चीजों के अंदर अगर कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त होती है जो आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और अगर हम लोग अयस्क से, मान लीजिए अयस्क से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहें बच्चों, अयस्क से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहें तो उस करते हैं, उस विधियों को हम लोग, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं धातु कर्म या मेटलर्जी। तो डेफिनेशन सिंपल सी हो सकती है कि कम लागत के द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना, ये विधि कहलाती है। आपकी क्या कहलाती है बच्चों? धातु कर्म कहलाती है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, केवल दो धातु ऐसी हैं जो उत्कृष्ट होती हैं और यूं कह सकते हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वो है आपका गोल्ड और प्लेटिनम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए कि कौन सी जो दो धातु हैं जो क्या होता है बच्चों? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और दोनों का एग्जाम्पल है आपका AU और PT। क्या है बच्चों? AU और PT होता है आपका खनिज, आप समझ गए, जिसको खोद कर निकाला जाएगा। और अयस्क क्या है बच्चों? कि वो खोद कर निकाली की जाने वाली चीज जो कम लागत के अंदर मूल्यवान धातुएं देती है, क्या कहलाते हैं बच्चों? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क का सीधा सीधा सा मतलब आप ये समझो कि कोई भी धातु है, जैसे Fe है, तो आपको क्या होता है? जमीन से Fe डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको Fe क्या होता है? Fe2O3 के रूप में मिलेगा, Fe3O4 के रूप में मिलेगा, या FeCO3 के रूप में मिलेगा, ये FeH2 के रूप में मिलेगा। तो यूं कह सकते हैं मेटल्स आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द फ्री स्टेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, इट इज ऑब्टेन इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म। मतलब ये संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं बच्चों, चाहे ये ऑक्साइड की फॉर्म हो, चाहे कार्बोनेट की फॉर्म है, चाहे सल्फाइड की फॉर्म है। तो सीधी सीधी सी बात कह सकते हैं कि जब धातु हमें क्या होता है बच्चों? संयुक्त अवस्था मिलती है तो उसको अयस्क कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? कम लागत से क्या कर सकते हैं बच्चों? शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं आपके पास में, गोल्ड और प्लेटिनम, तो
प्लेटिनम को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं बच्चों, सफेद सोना भी बोलते हैं। ये जो प्लेटिनम और गोल्ड है बच्चों, ये क्या होता है, ये उत्कृष्ट कहलाते हैं, उत्कृष्ट धातु कहलाती है। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब मुक्त क्या होते हैं बच्चों, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें Al2O3, ठीक है बच्चों, ये एक आपका जो है रत्न होता है रूबी, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपके पास में क्रोमियम की अशुद्धि पाई जाती है, और एक होता है बच्चों आपका, एक दूसरा होता है बच्चों Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं Al2O3 का दूसरा हमारे पास में जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू स्फायर। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लू स्फायर बोलते हैं, ब्लू स्फायर इसको बोलते हैं नीलम। इस नीलम के अंदर बच्चों हमारे पास में क्या होता है, कोबाल्ट की अशुद्धि पाई जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन भी पूछे हुए एग्जाम के अंदर। तो अब तक इंपॉर्टेंट खास बात करें हम लोग, तो पहला आपको याद करना है धातु की प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज। दूसरा एग्जाम्पल आप करना है सब मेटल के एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल याद करना है। और तीसरी बात आपको याद करनी है कि अयस्क क्या होते हैं, जो कम लागत से जिनसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं बच्चों। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। इसके बाद अगली चीज हमें क्या याद करनी है कि रूबी जो माणिक्य होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि क्रोमियम की शुद्धि पाई जाती है, और जो आपका नीलम होता है बच्चों, उसमें कोबाल्ट की शुद्धि पाई जाती है। खास बात ये दोनों एल्यूमिनियम के ये अयस्क होते हैं। अभी हम लोग इसकी बात नहीं करें, अयस्कों की बात करें हम लोग, जो खास अयस्क उसके बारे में बात कर ली जाए बच्चों। अगर खास अयस्कों के बारे में बात करें हम लोग, तो इसके अंदर आप लोग नोट करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हम लोग एक टेबल आपको दिखा देंगे उसके अंदर, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग इसकी बात करें, अयस्कों की बात करें, तो सबसे पहले बात कर सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। अगर हम लोग एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें बच्चों, तो पहला अयस्क आता है आपका बॉक्साइड। क्या आता है बच्चों, बॉक्साइड अयस्क आता है, और बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये बॉक्साइड के रूप में कहलाता है बच्चों। उसके बाद में दूसरा अयस्क जो आता है बच्चों बॉक्साइड के बाद में, वो आता है क्रायोलाइट। क्या आता है बच्चों, क्रायोलाइट आता है बच्चों। और क्रायोलाइट की बात करें होता है आपका, क्रायोलाइट होता है बच्चों आपका Na3AlF6 होता है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग बात करें, एक आता है इसका कोरंडम। क्या आता है बच्चों, कोरंडम आता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, जिसको हम लोग एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं। तो ये खास अयस्क हैं जो क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम जिससे निकाला जाता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बात करें बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो आयरन के जो मुख्य अयस्क एक होता है बच्चों हेमेटाइट। क्या होता है बच्चों, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला है आपका Fe2O3। इसके बाद में बच्चों एक होता है आपका मैग्नेटाइट। क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है Fe3O4। इसी तरीके से बच्चों एक होता है सीडेराइट। क्या होता है बच्चों, सीडेराइट, फॉर्मूला होता है इसका FeCO3। इसी तरीके से एक होता है बच्चों आयरन पायराइट। क्या होता है बच्चों, एक होता है आयरन पायराइट, एक होता है आयरन पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास में, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास में आयरन पायराइट का FeS2। एक खास बात और है बच्चों, ध्यान रखना, मैं अभी बहुत सारे अयस्क हो सकते हैं, उसके एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको, जब क्वेश्चन कराएंगे तो टेबल में बता दूंगा, लेकिन वो है जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ एक बात और है बच्चों, जो खास क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अयस्क मिलता है हमें केसीटेराइट। क्या मिलता है बच्चों, केसीटेराइट। केसीटेराइट क्या होता है बच्चों, ये भी आयरन का अयस्क है, जिसको टिन ऑक्साइड की फॉर्म में लिखते हैं, SnO2 की फॉर्म में लिखते हैं। ये केसीटेराइट है बच्चों। एक और अयस्क है जिसका हम लोग इसमें क्या होता है, एक होता है वोल्फ्रामाइट। क्या होता है बच्चों, वोल्फ्रामाइट होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका FeWO4। ये W क्या है बच्चों, आपका टंगस्टन है। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो आयरन के जो अयस्क हैं, मोटे मोटे जो खास अयस्क हैं, वो तो आपके 4 हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। लेकिन कई बार पूछ जाता है निम्न में से कौन सा अयस्क है जिसमें Fe2O3 पाया जाता है, निम्न में से कौन सा अयस्क है जिसमें Fe2O3 पाया जाता है। ऑप्शन ए दे दे आपको केसीटेराइट, ऑप्शन बी दे दे वोल्फ्रामाइट, ऑप्शन सी दे दे आपको हेमेटाइट। तो आंसर इज ऑल। समझ में आ गया आपको। तो केसीटेराइट दिखने में तो टिन का अयस्क दिख रहा है आपको, लेकिन खास बात ये है बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इसके अंदर Fe2O3 भी मिलता है। वोल्फ्रामाइट के अंदर Fe आपको नजर आ रहा है। ये इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं केसीटेराइट। बात समझ आ रही है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला अयस्क हमारे पास में आता है बच्चों कॉपर का, और कॉपर के अयस्क की बात करें तो इसके अंदर आता है
एक आता है बच्चों इसके अंदर कॉपर पाइराइट, क्या आता है बच्चों, एक आता है इसमें कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट की बात करें बच्चों तो इसका एग्जांपल है आपका CuFeS2। इस तरीके से बच्चों अगर हम लोग इसके अगले एस की बात करें तो इसके अंदर दूसरा होता है बच्चों कॉपर ग्लास। क्या होता है बच्चों, कॉपर ग्लास होता है, और कॉपर ग्लास का मतलब होता है बच्चों Cu2S। एक होता है बच्चों इसके अंदर रूबी कॉपर, क्या होता है बच्चों, एक होता है रूबी कॉपर होता है, रूबी कॉपर होता है आपका Cu2O। रूबी कॉपर को हम लोग क्यूप्राइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूप्राइट भी बोलते हैं, क्यूप्राइट भी बोलते हैं। बात समझ आ गया बच्चों यहाँ पर। और इसके बाद में आपको समझ आ गया तो कॉपर के अगर हम लोग एस की बात करें तो अगर कॉपर पाइराइट मुख्य इसका एक है कॉपर ग्लास, एक है रूबी कॉपर। उसके बाद में बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें कॉपर के बारे में आगे बात करें तो बच्चों अगला परवाह एस का आता है हमारे पास में Zn का। Zn की बात करें बच्चों तो ZnS एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड, क्या बोलते हैं बच्चों, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक होता है इसका ZnO जिसको हम लोग जिंकाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, जिंकाइट बोलते हैं, जिंकाइट बोलते हैं। इसके अलावा एक आता है बच्चों इसके अंदर ZnCO3 जिसको हम लोग केलामाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग केलामाइन बोलते हैं। इसके अलावा अगले एस की बात करें बच्चों हम लोग तो इसके अंदर अगली धातु आती है Hg, ठीक है। Hg का जो एस के बच्चों वो होता है HgH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सिनेबार। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सिनेबार। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास में Pb का एक एस होता है जिसको PbS लिखते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग गैलेना, क्या बोलते हैं बच्चों, गैलेना। तो ये खास खास मेटल्स है जिनके एस मैंने आपको बताए हैं। वैसे बहुत सारे एस का आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। जैसे सिल्वर का एस क्या है, सिल्वर ग्लास होता है आपका, सिल्वर का एस होता है Ag2S, सिल्वर ग्लास होता है। तो इस तरीके से अलग अलग एस पूछे जा सकते हैं और आपको याद रखने हैं बच्चों। लेकिन खास खास एस वो हैं जिसपे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, वो ये एस के बच्चों। बात समझ में आ गई। क्योंकि वन शॉट सीरीज है, आपको वन चैप्टर लेक्चर में करना, तो इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो एस होंगे हमारे क्वेश्चन आंसर की जो सेशन होगा उसमें एक शीट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो उसके अंदर आपको रट्टा मारना, खूब रट्टा मारना जच के। ये वो हैं जो खास खास क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। कैसिडेटाइट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके अंदर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि भैया आयरन का कार्बोनेट एस के बताओ, तो आपको दिख रहा है कार्बोनेट एस क्योंकि CO3। अगर पूछे आयरन का ऑक्साइड एस के बताओ तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का एग्जांपल है। अगर आपसे पूछे कि आयरन का सल्फाइड एस बताइए तो आएगा आपका आयरन पाइराइट। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि भैया आपको कॉपर का सल्फाइड एस बताना है तो आपका कॉपर पाइराइट अगर पहला ऑप्शन है तो ये बताना, अगर ये नहीं हो तो फिर ये बताना, क्योंकि मेन आपका कॉपर मिलता है कॉपर पाइराइट से। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये थे वो खास खास एस जिससे हम लोग मूल्यवान धातु कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मेटलर्जी, जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर कि मेटलर्जी एक्चुअल में है क्या चीज, करते कैसे हैं। तो देखो बच्चों इसका सिंपल सा मैं फंडा बताऊं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पता लगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई और उसके अंदर क्या हुआ बच्चों, उस खुदाई के अंदर एक बेंच निकल गई लोहे की और उसको ले जाकर के आपने क्या करा कि हमारे इंस्टीट्यूट में ले जाकर लगा दी कि सभी लोहे की बेंच नेक्स्ट जनरेशन में रखी हुई है, जैसा मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली थी। ये ऐसा कभी भी नहीं है कि साहब आपने पता लगा खुदाई करी तो उसके अंदर क्या हुआ कि आपको जो है कॉपर की थाली मिली, चांदी की जो है ये कॉपर की तांबे की थाली आपको मिल गई और आपने घर पे ले जाके खाना बनाने खाने के काम में ले ली। तो आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं है कि भाई पृथ्वी से कोई भी चीज निकाले, अर्धकृष्ट से कोई भी चीज निकालो वो एज इट इज फॉर्मेशन फॉर्म में निकले, नहीं। क्या होता है बच्चों, वो सब आपकी बड़े बड़े स्टोन्स की फॉर्म में निकलते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में निकलते हैं। जैसे इसको अंदर हम लोग टिन स्टोन भी बोलते हैं, SnO2 को कैसेटाइट को बोलते हैं, टिन स्टोन भी बोलते हैं। तो पत्थरों के रूप में निकलते हैं बच्चों। तो एक्चुअल में जो आप मान लीजिए आपको कहे कि भाई एक्स कोई जगह है, एक कोई जगह है जिसका नाम है एक्स, उस एक्स जगह पर कोई कहे आपके वैसा वहां पर आयरन निकलता है या वहां पर कॉपर में निकलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जाके खोदोगे तो आयरन मिलेगा, नहीं भैया। पत्थर इन द फॉर्म ऑफ मेटल, इन द फॉर्म में स्टोन मिलेगा, पत्थर के फॉर्म में मिलेगा, आपको मिट्टी के फॉर्म मिलेगा। आप क्या करोगे, उसको लाओगे, छानोगे, करोगे, बहुत सारे मेथड आपको यूज करने पड़ेंगे। वो मेथड जो आप लोग एक फैक्ट्री में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी को कैसे यूज करते हैं वो सुनेंगे हम लोग। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको एक पिक्टोरियल के माध्यम से, एक बच्चों आउटलाइन के माध्यम से देखेंगे, गौर से फोकस करेंगे बच्चों, फिर हम लोग आगे चलेंगे। टॉपिक याद होना चाहिए आपको, मेटलर्जी चल रहा है, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर, फोकस बना के रखना है ताकि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकें। कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ये आपके इस लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। सबसे पहले बच्चों जब हम लोग लाते हैं अयस्क को, तो मान लीजिए अगर हम लोग उसको रूम वाइज क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हम लोग अयस्क को लाते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोन होता है, बड़े बड़े स्टोन्स के फॉर्म में होता है। ये क्या है, अयस्क के बड़े बड़े स्टोन से बच्चों, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बारीक पीसते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों
चूर्णीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? अयस्क का चूर्णीकरण। तो ये कहलाएगा मेरे पास में स्टेप फर्स्ट। क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा मेरे पास में स्टेप फर्स्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा स्टेप फर्स्ट, जिसमें क्या करते हैं हम लोग अयस्क का चूर्णीकरण करते हैं। अयस्क को क्या करते हैं? बारीक बारीक पीसते हैं। तो सिंपल सी बात है, अयस्क को बारीक बारीक या छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना क्या कहलाता है बच्चों? अयस्क का चूर्णीकरण कहलाता है। जब बारीक पीस जाता है बच्चों तो क्या होता है आपको मालूम है, जब अयस्क बारीक पिस जाएगा तो आपको मालूम है क्या है बच्चों, उसमें कंकड़ भी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी, उसको दूर भी तो करना पड़ेगा। इस सारी प्रोसेस को हम लोग जब दूर करते हैं बच्चों, तो इस प्रोसेस का जो अगला स्टेप है, सेकंड स्टेप है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं बच्चों? अयस्क का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ अयस्क, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये है बच्चों आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले क्या करा बच्चों हम लोगों ने? इसका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है बच्चों। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि फिर आपको उसके अंदर क्या करना है बच्चों? स्टेप सेकंड आपका आता है, वो कहता है आपका अयस्क का सांद्रण। सांद्रण क्या है बच्चों? यूं से कह सकते हैं अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़ या अवांछनीय अशुद्धियां अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़ या अवांछनीय अशुद्धियां अधात्री कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? अधात्री कहलाती हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तथा इसे अयस्क से दूर करना क्या कहलाता है बच्चों? अयस्क दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो सिंपल सी बात आपको जो समझ में आ रही होगी, आपने क्या क्या खदान में गए, एक माइंस पे गए, वहां से पता लगा आयरन खूब सारा मिल रहा है, आयरन खोद के लाए, और खोद के लाने के बाद में आपने क्या करा? सबसे पहले बारीक पीस लिया। क्या कहा? उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और चूर्णीकरण। पीसने के बाद में आपको अगले स्टेप में आपको क्या करना है? उसमें जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो यूं कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स और अनवांटेड इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्क में उपस्थित कंकड़, मिट्टी, पत्थर की अशुद्धियों को मैट्रिक्स बोलते हैं, अधात्री बोलते हैं। इस अधात्री को निकालने बोलता है बच्चों अयस्क का सांद्रण कहलाता है बच्चों। और मैं खास बात बता दूं, अयस्क का सांद्रण की बात करें, अगर मिट्टी पत्थर अलग अलग करना है तो इसके हमारे पास में बच्चों 4 मेथड है। इसके पास हमारे कितने मेथड है? 4 मेथड है सांद्रण के। पहला है बच्चों इसके अंदर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहली विधि क्या है बच्चों आपकी? पहली विधि है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहली क्या है बच्चों? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। क्या विधि क्या है बच्चों? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक मेथड या ग्रेविटेशनल सेपरेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन। दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरी है बच्चों इसके अंदर झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि, फ्लोटिंग मेथड। और चौथा है बच्चों इसके अंदर निक्षालन। क्या है बच्चों? निक्षालन, जिसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? लीचिंग। तो सिंपल सी बात ये हो गई हमारे पास में कि देयर आर 4 मेथड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। अगर अयस्क का हम लोग को सांद्रण करना है तो उसकी 4 विधियां हैं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। 4 विधि हैं जिससे हम लोग मैट्रिक्स को दूर करेंगे, या मैट्रिक्स नहीं बोल के कंकड़, मिट्टी, पत्थर को अलग करेंगे। अब खास बात ये बच्चों इसके अंदर कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की बात करें बच्चों, तो इस विधि का यूज हम कहाँ करते हैं बच्चों? उसमें करते हैं वे अयस्क जिनमें घनत्व में अधात्री की अपेक्षा
अपेक्षा अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो कह सकते हैं बच्चों वो सारे अयस्क जिनके अंदर डेंसिटी हाई होती है, वो सभी अयस्क जो ज़्यादा भारी होते हैं, ज़्यादा डेंस होते हैं, उनका जो हम लोग हम जो कंसंट्रेशन करते हैं, उनका जो सांद्रण करते हैं बच्चों, वो करते हैं हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। बिल्कुल सिंपल मेथड है बच्चों। क्या करते हैं, अयस्क का जो चूरा होता है उसको तेज पानी की जलधारा से धो लेते हैं, प्रेशर पानी के प्रेशर से धोते हैं, तो क्या होता है जो अयस्क जो अधात्री होती है हल्की होती है उड़ जाता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो शेष रह जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहेगा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करते हैं। आंसर है भैया जिनके घनत्व में अधात्री का अपेक्षा अंतर पाया जाता है, द ओर्स विच हैव डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एज कंपेयर टू द मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बच्चों। अगला है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि। सिंपल सी बात है, जैसा नाम से दिख रहा है वो सारे अयस्क जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबक से आकर्षित होते हैं, वो सारे जो है उनसे कंकड़ मिट्टी पत्थर किससे करते हैं बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। जैसे लोहे का अयस्क है आपका, टिन का अयस्क है, वो सब चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। इसका सिंपल मेथड अगर आपने छोटी क्लासेस में देखा हो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा क्या होता है बच्चों। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, आपके पास में यहाँ पर ये होता है, आपके पास में दो व्हील्स होते हैं बच्चों। इन व्हील्स पे क्या कर देते हैं आप लोग, इन व्हील्स पर क्या करते हैं बच्चों, इन व्हील्स के ऊपर आप एक पट्टा लगा देते हैं, ठीक है। और पट्टा लगाने के बाद में एक फनल की सहायता से, एक फनल ले लेते हैं बच्चों, एक फनल की सहायता से क्या करते हैं, पिसे हुए अयस्क को डालते हैं। ये आपका चुंबक का होता है, ये आपका चुंबक का होता है बच्चों, ये मैग्नेट होता है, ये क्या होता है, लकड़ी का होता है, वुडन होता है बच्चों। जब अयस्क पिसा हुआ अयस्क इस पे जाता है तो चुंबक जो लोहे का अयस्क तो चुंबक से चिपक जाता है, और जब यहाँ पर आके वो गिरता है, ढेरी लगा लेता है, और जो मिट्टी होती है वो तेज तेज यहाँ आके गिरती है, तो दो ढेरी लग जाती है। ये अधात्री की ढेरी कहलाती है, ये मैट्रिक्स कहलाती है, और क्या होता है बच्चों, अयस्क होता है। तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद में अगला मेथड आता है हमारे पास में झाग प्लवन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। झाग प्लवन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उठा के देखोगे 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर तो एक आध क्वेश्चन आपको 101% मिल जाएगा। झाग प्लवन विधि को गौर से सुनेंगे। पहली बात तो ये बच्चों, अगर हम लोग झाग प्लवन विधि की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में एक टब होता है, और टब में क्या होता है बच्चों, हम लोग कुछ सामान डाल लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या डाल देते हैं, पिसे हुए अयस्क को डाल देते हैं बच्चों। ये मान लीजिए आपके पास में पानी है, और पानी के अलावा और भी कुछ मटेरियल, और ये आपके पास में अयस्क है बच्चों। ये क्या है आपका, ये आपका चूर्णित अयस्क है बच्चों। और चूर्णित के साथ साथ आपने क्या करा बच्चों, इसमें एक पंप लगा रखा है जिससे आप इसमें एयर फ्लो कर सकते हो। अब खासकर बातें जो क्वेश्चन पूछता है उसकी बात करें। सबसे पहली बात है तो झाग प्लवन विधि की बात करें तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर इस विधि द्वारा, ये लिख लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विधि द्वारा सल्फाइड, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, सल्फाइड अयस्क का, मतलब जिसमें सल्फर मौजूद है, विच विल कंसंट्रेटेड बाय द फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड। फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड है झाग प्लवन विधि। बात समझ में आ गई बच्चों। सल्फाइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है, अब चाहे वो आयरन पायराइट हो, कॉपर पायराइट हो, या सिल्वर ग्लास हो, जिंक ब्लेंड हो, अगर जिसमें सल्फाइड उसको झाग प्लवन विधि से हम लोग प्योर करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि से किया जाता है, जिसमें सल्फर टिक कर देना। यह क्वेश्चन किया जाता है झाग प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क को सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन ए दे देगा कार्बन, बी दे देगा ऑक्साइड, सी दे देगा सल्फाइड, और डी दे देगा आपको उपरोक्त सभी आंसर है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इट इज यूजफुल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब खास बात जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करें। सबसे पहले बात है बच्चों इसके अंदर, इस विधि के अंदर हम लोग यूज करते हैं झाग कारक का। क्या वो यूज करते हैं बच्चों, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले झाग कारक का यूज करते हैं, फ्रोथिंग एजेंट का यूज करते हैं। झाग कारक जो झाग बनाता है, इसके अंदर आता है हमारे पास में नारियल का तेल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है बच्चों, नीलगिरी का तेल, ये बच्चों हम लोग इसमें यूज ले सकते हैं। जो झाग कारक रूप में नारियल का तेल ले लो, या नीलगिरी का तेल ले लो, यूकेलिप्टस ऑयल ले लो काम में, ये करेंगे झाग कारक। दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर प्लवन कारक। क्या होता है बच्चों, प्लवन कारक, जिसको फ्लोटिंग एजेंट बोलते हैं। फ्लोटिंग एजेंट की बात करें, प्लवन कारक के रूप में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास में आता है सोडियम या पोटेशियम
सोडियम पोटेशियम एथिल जैंथेट, सोडियम पोटेशियम एथिल जैंथेट। बात समझ में आ गई बच्चों। इसकी बात करें हम लोग तो हमारे पास में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम जैंथेट क्या होता है बच्चों, यह कह सकते हैं हमारे पास में होता है, यह होता है सोडियम में पोटेशियम एथिल जैंथेट की बात करें बच्चों तो ये हमारे पास में होता है C डबल बॉन्ड S, यह हो जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड SNA की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है आपका सोडियम में पोटेशियम जैंथेट कहलाता है आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात करें सोडियम पोटेशियम एथिल जैंथेट की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें सोडियम पोटेशियम जैंथेट की बात करें तो ये होगा, अगर सोडियम एथिल जैंथेट होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर क्या करेंगे, सोडियम लगा देंगे, और अगर ये पोटेशियम होगा तो K लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उसके अलावा हम लोग बात करें इसके अंदर एक होता है बच्चों सक्रिय कारक, एक्टिवेटर भी यूज करते हैं, ये भी पूछता है, सक्रिय कारक के रूप में यूज करते हैं, सक्रिय कारक के रूप में इसके अंदर यूज करते हैं बच्चों हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 यूज करते हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है बच्चों, उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और यूज करते हैं बच्चों, एक चीज और यूज करते हैं सक्रिय अलावा कारक के अलावा, एक यूज करते हैं बच्चों इसमें अवनमक, डिप्रेसेंट यूज करते हैं, अवनमक यूज करते हैं, वो इसके अंदर या तो करते हैं हम लोग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं या NaCN सोडियम साइनाइड का यूज करते हैं। एक्चुअल में डिप्रेसेंट क्या होता है, अवनमक क्या होता है, ये भी हमें जानना पड़ेगा बच्चों। अवनमक क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में दो S के ZNS और PBS है और दोनों इस S में मौजूद हैं, ZNS भी और PBS भी, आपको केवल ZNS चाहिए PBS नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे आप एक्टिव केवल इसको करोगे, इसको नहीं करोगे, इसको आप लोग क्या करोगे, इसकी एक्टिवनेस कम कर दोगे, डिप्रेस कर दोगे। तो डिप्रेस के लिए अवनमक के रूप में क्या करते हैं हम लोग, या तो सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं या NaCN यूज करते हैं। इसके लिए जनरली इन दोनों के लिए जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं NaCN सोडियम साइनाइड। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपके पास में जिंक सल्फाइड और PBS गैलेना दोनों मौजूद है और आपको अवनमक यूज करना तो किसका यूज करेंगे, आंसर है आप NaCN का यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। बात समझ आ गई बच्चों। इसके अलावा एक चीज और होती है बच्चों इसके अंदर, एक होता है बच्चों झाग स्थायी कारक का यूज करते हैं, झाग स्थायी कारक का यूज करते हैं बच्चों। और झाग स्थायी कारक के रूप में बात करें बच्चों तो झाग स्थायी कारक के रूप में हम तो या तो यूज करते हैं क्रिसोल का, या तो यूज करते हैं बच्चों क्रिसोल का। ठीक है बच्चों, या यूज करते हैं बच्चों हम लोग एनीसोल का। समझ में आ गया बच्चों, या तो यूज करते हैं हम लोग क्रिसोल, या यूज करते हैं हम लोग एनीसोल। तो कहने का मतलब ये है कि झाग फलन विधि में हमारे पास में 6 चीजें याद करने की जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पहली चीज क्या है भैया, पहली चीज तो ये कि सल्फाइड इसको किस साधारण में काम आती है, इट इज यूज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। और दूसरी बात क्या है, झाग कारक, इसमें अगर हम लोग फ्रोथिंग एजेंट की बात करें, झाग कारक की बात करें तो 2 यूज कर सकते हैं, या तो नारियल का तेल ले लो या नीलगिरी का तेल ले लो, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्लवन कारक, फ्लोटिंग एजेंट की बात करें, प्लवन कारक में या तो सोडियम एथिल जैंथेट या पोटेशियम एथिल जैंथेट यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ROC डबल बॉन्ड SN होता है। अगर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम आ जाएगा, सोडियम होगा तो सोडियम आ जाएगा। क्या काम होता है, ये उड़ा करके उठा के ऊपर लाता है S को। ठीक है बच्चों। तीसरा है, अगर उसको एक्टिवेट करना है तो सक्रिय कारक के रूप में उसमें कॉपर सल्फेट यूज करते हैं बच्चों। और अगर हम लोग 2 S के एक साथ सल्फाइड S के एक साथ मिले हों और एक को डिप्रेस करना हो तो हम लोग इसके अंदर अवनमक का यूज करते हैं। 2 है एग्जाम्पल, Na2CO3 या NaCN। एक होता है झाग स्थायी कारक, इसमें 2 है एनीसोल और क्रिसोल। बात समझ आ गई। ये था आपका झाग प्लवन विधि। एक खास बात और पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया ये झाग प्लवन विधि, तो ये है बच्चों कि आपका जो अयस्क है वो क्या होता है बच्चों, आपको उस अयस्क को आप गीला नहीं होने देना चाहते, आप जल प्रतिकर्षी, तो यूँ कह सकते हैं जल को, अयस्क को जल प्रतिकर्षी बना करके उसको अधात्री से अलग करना ही कहलाता है आपका झाग प्लवन विधि। बात समझ आ गई बच्चों, क्लियर हो गया। इसके अंदर सिंपल सी बात है, अयस्क को डाल देते हैं, एयर डालते हैं, बबल्स बनते हैं। ठीक है, उससे बबल से होता है अयस्क ऊपर आ जाता है, उसको अलग से छान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों फिर उसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारे पास निक्षालन। निक्षालन के बारे में बात करें तो बच्चों निक्षालन क्या होता है, निक्षालन की बात करें बच्चों हम लोग तो यहाँ बिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर से स्टेप सेकंड के नीचे जो लिखा हुआ था किसकी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, आप ऊपर लिख लेना इसको। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें निक्षालन की तो निक्षालन क्या होता है बच्चों कि जो एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम के अयस्क हो गए या सिल्वर के अयस्क हो गए, ये जो सिल्वर के या एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं बच्चों उनका जो सांद्रण होता है वो निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। और निक्षालन विधि के 3 मेथड है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। एक है बेयर विधि, बेयर मेथड, बेयर विधि।
एक है बच्चों होल विधि, क्या है बच्चों, होल विधि, और तीसरा है बच्चों आपका होल विधि के बाद में तीसरा है आपका सरपेक विधि। कौन सी विधि, सरपेक विधि, केवल नाम है, ध्यान रखना। पहला है बेयर मेथड, पहला है बेयर मेथड, दूसरा है हॉल मेथड, हॉल विधि, तीसरा है आपका सरपेक मेथड, सरपेक विधि। क्या होता है बच्चों, अगर अयस्क में मान लीजिए Fe2O3 और SiO2 दोनों की अशुद्धियां बराबर मिलती हैं तो बेयर विधि द्वारा उसका निक्षालन किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। अगर मान लीजिए केवल Fe2O3 होता है तो उसका होल विधि द्वारा हम लोग सांद्रण करते हैं, और अगर मान लीजिए इसके अंदर केवल SiO2 होता है तो उसको सरपेक विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर मैंने बताया आपको कि अयस्क में धात्रिय है उसको अलग करना क्या कहलाता है, इसका सांद्रण कहलाता है। 4 विधियां हैं, पहला है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, हाइड्रोलिक मेथड और ग्रेविटेशनल सेपरेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया बच्चों कि ये मेथड कब यूज होता है बच्चों, तब यूज होता है जब डेंसिटी में अंतर होता है। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण, ये विधि तब काम आती है जब किसी के अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, लोहे के जितने भी अयस्कों को हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा मैंने बताया आपको झाग प्लवन विधि, वो विधि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसके सांद्रण में काम, इसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। उसके बाद में अगला है निक्षालन, जिसको लीचिंग बोलते हैं, मैंने बता दिया। जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम के खासतौर पर इसका सांद्रण किया जाता है। 3 विधि हैं, बेयर विधि, हॉल विधि और सरपेक विधि। अगर इसके अंदर एल्यूमिनियम के अयस्क के अंदर अगर आपको Fe2O3 और SiO2 की अशुद्धियाँ मिलती हैं तो हमारे काम में लेते हैं। इसके अंदर बच्चों कौन सी विधि, बेयर विधि। अगर दोनों में बात करें केवल Fe2O3 होता तो हॉल विधि काम में लेते हैं, और अगर केवल SiO2 होता तो सरपेक विधि काम में लेते हैं। तो जब 2 स्टेप पूरे हो गए तो बच्चों आपका अयस्क आपको मिल जाता है। मिलने के बाद में आपका स्टेप नंबर आता है 3। इसके बाद बच्चों हमारे पास में आता है स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 के अंदर 2 काम करने होते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको 2 काम करने होते हैं। ये है आपका स्टेप नंबर 3, ये है आपका बच्चों स्टेप नंबर 3 है बच्चों, ये लिख देता हूं मैं। ये तो आपको हो गया स्टेप नंबर 2, ये सारा क्या हो गया बच्चों, ये सारा के सारा आपका हो गया, ये सारा के सारा हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ये सबके सब क्या हो गया बच्चों, आपका स्टेप नंबर 2 हो गया आपका। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 3 की, तो यहाँ लिख दिया मैंने स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर 2 काम करते हैं बच्चों हम लोग। पहला तो हम लोग इसके अंदर काम करते हैं अयस्क को, या यूँ कह सकते हैं, सही बात है, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, धातु ऑक्साइड में बदलना। और सेकेंड है बच्चों इसके अंदर धातु ऑक्साइड को अशुद्ध धातु में बदलना, अशुद्ध धातु में बदलना। इतना लिख लो, फिर अपन लोग आगे चलते हैं 1 मिनट के लिए बच्चों। इसके बाद में बच्चों थर्ड स्टेप की बात कर रहा था मैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या है बच्चों, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। अब इसके अंदर बच्चों 2 मेथड आपके काम में आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर 2 मेथड काम में आते हैं बच्चों। एक होता है इसके अंदर निस्तापन, और दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर भर्जन। निस्तापन भर्जन, निस्तापन हम लोग बोलते हैं बच्चों कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्सिनेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टिंग। निस्तापन और भर्जन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सुन लो गौर से, ठीक है बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी हमारे पास में, ताकि स्टेप आपका क्लियर रहे, स्टेप क्लियर रहे बच्चों। अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ इसके अंदर, ठीक है बच्चों। पिक्टोरियल आप बना के रखेंगे भैया, आपका काम है, ठीक है बच्चों। उसको थोड़ा सा मैं नजदीक ला रहा हूँ ताकि स्टेप हमारे कंटिन्यू चले। इसको मैं थोड़ा सुंदर सा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, ठीक है। रिपीट करेंगे और बोलेंगे मेरे साथ में, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या था, स्टेप फर्स्ट क्या कहलाया था, चूर्णीकरण, क्रशिंग,
एंड ग्राइंडिंग। सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं। क्या था बच्चों? स्टेप सेकेंड कौन कौन से मेथड थे? पहला था हाइड्रोलिक मेथड। क्या नाम दिया था इसको? क्या नाम दिया था इसको? गुरुत्वीय पृथक्करण। सेकंड क्या दिया था? सेकंड क्या दिया था? चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड क्या दिया था? फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड। फोर्थ क्या दिया था? निक्षालन। निक्षालन क्या था बच्चों? लीचिंग। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अब हम लोग बात कर रहे हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए थे। तो इसके अंदर इस मेथड में क्या बताया था बच्चों? इस मेथड में बच्चों मैंने बताया था आपको, यहाँ मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर घनत्व का अंतर शॉर्ट में ही हो गया। इसमें बताया था मैंने चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। इसके अंदर बताया था मैंने आपको सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क के अंदर बताया था मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो याद करने थे आपको। वो क्या क्या थे बच्चों? पॉइंट बताए थे आपको 6-7 बताए थे ना। इसके अंदर क्या क्या बताया था बच्चों? सल्फाइड अयस्क के अंदर खास खास बातें क्या बताई थी? सल्फाइड में खास खास बातें मैंने आपको ये बताई थी भैया कि इसके अंदर पहले बताया था आपको झाग कारक। क्या बताया था? झाग कारक। झाग कारक के अंदर मैंने 2 चीज बताई थी, कौन कौन सी? या तो बताया था नीलगिरी का तेल, नीलगिरी का तेल। और दूसरा बताया था मैंने आपको इसके अंदर नारियल का तेल। क्या बताया था? नारियल का तेल। उसके बाद में सेकंड बताया था आपको प्लवन कारक, प्लवन कारक। प्लवन कारक में बताया था मैंने आपको, ये बताया था बच्चों प्लवन कारक के अंदर क्या बताया था बच्चों? ये बताया था। उसके बाद में प्लवन कारक के बारे में बताया था आपको मैंने सक्रिय कारक। सक्रिय कारक के रूप में क्या बताया था मैंने आपको? इसमें बताया था CuSO4। ठीक है बच्चों। उसके बाद में मैंने बताया था इसके अंदर अवनमक। क्या बताया था? Na2CO3 या NaCN। इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर बताया था अगली झाग स्थायी कारक। झाग स्थायी कारक के अंदर मैंने बताया था इसके अंदर आपको क्या क्या बताया था? झाग स्थायी के अंदर बताया था मैंने एनिसोल और क्रिसोल। ये सारी मैंने आपको बात बता दी थी। 3, 2, 5 और 1 6 चीजें बताई थी इसके अंदर जो आपको याद रखनी थी। बता दिया था बच्चों झाग कारक, प्लवन कारक, सक्रिय कारक, अवनमक और झाग स्थायी कारक। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था, स्टेप थर्ड के अंदर मैंने बताया आपको ये वाला पॉइंट। और स्टेप थर्ड था आपके पास में ये बच्चों, ये हमारे पास में स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड के अंदर मैंने बताया बच्चों आपको कि यहाँ पर हमारे पास में 2 काम हम लोग करेंगे। पहला है सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन के 2 मेथड मैंने आपको इसके अंदर बताया। एक बताया बच्चों इसके अंदर मैंने आपको कैल्सिनेशन। क्या बताया बच्चों? कैल्सिनेशन, जिसको हम लोगों ने कहा निस्तापन। क्या होता है बच्चों? निस्तापन। और दूसरा बताया मैंने आपको इसके अंदर रोस्टिंग, जिसको हम लोगों ने बताया भर्जन। नंबर बी है जो हमारे पास में अयस्क प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यूँ कह सकते हैं हमारे पास में जो ये अयस्क प्राप्त होगा, यूँ कह सकते हैं अयस्क को
अशुद्ध धातु में परिवर्तन, अयस्क का अशुद्ध धातु में परिवर्तन। पहला है कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म और सेकंड है इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु के रूप में। देखो बच्चों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की बात करें तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि ये बात ध्यान रखना है आपको कि इसका मतलब भी होता है गर्म करना। ठीक है बच्चों, भर्जन का मतलब भी होता है गर्म करना। दोनों का मतलब क्या होता है? गर्म करना होता है बच्चों। ठीक है, कितना गर्म करें साहब? इसको भी हम लोग गर्म करते हैं गलनांक से कम ताप पर, इसको भी हम लोग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? गलनांक से कम ताप पर दोनों को गर्म करते हैं। इसमें भी गर्म करते हैं, इसमें भी गर्म करते हैं, उसमें भी गलनांक से कम ताप पर, इसमें भी गलनांक से कम ताप पर। खास बात ये, दोनों को जब गर्म करते हैं तो भट्टी भी एक ही होती है, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग परावर्तनी भट्टी, जिसको बोलते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस। आपको ऊर्जा को फर्क ही नहीं है, इसमें भी गर्म करेंगे, उसमें भी गर्म करेंगे, उसमें गलनांक से कम ताप पर, इसमें भी गलनांक से कम ताप पर। फर्क क्या हो? फर्क है भैया, यहाँ पर है नी मतलब नहीं है, नी मतलब नहीं है। क्या नहीं है भैया? ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसमें है। तो यूँ कह सकते हैं अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। द हीटिंग ऑफ ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज कैल्सिनेशन। अयस्कों को गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, कई बार अनुपस्थिति नहीं देता है, वायु की संतुलित मात्रा या नियंत्रित मात्रा कहता है, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करना कहलाता है निस्तापन कहलाता है। और वायु के आधिक्य में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में गर्म करना कहलाता है आपका भर्जन कहलाता है। दोनों में केवल इतना सा फर्क है, वहां पर आपको क्या करना है? वायु की अनुपस्थिति लेनी या नियंत्रित मात्रा, और यहाँ लेनी आपको उपस्थिति। बात समझ आ गई बच्चों? खास बात दूसरी बात यह है, जो इसमें अयस्क प्राप्त होता है बच्चों, इसमें जो अयस्क प्राप्त होता है वो होता है बच्चों अयस्क जो होता है बच्चों वो होता है स्पंजी अयस्क होता है। इसके अंदर भी अयस्क जो प्राप्त होता है वो स्पंजी होता है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? आपके पास में कार्बोनेट की अशुद्धियां निकलती हैं, इसमें आपके सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियां निकलती। स्पंजी का मतलब क्या है कि जब कार्बोनेट की अशुद्धियां गैस की फॉर्म में निकलती है तो अयस्क में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, और जब छेद बन जाते हैं तो उसका स्पंजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, खास बात और है बच्चों, इसके अंदर दोनों विधियों से जो अयस्क प्राप्त होता है वो कहलाता है, वो होता है ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त होता है। ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है, ऑक्साइड के रूप में अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है। खास बात ये बच्चों, जो आपका ओर्स मिलेगा, आपको जो अयस्क मिलेगा बच्चों, आपको ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सुन लो आप लोग। पहली बात तो ये है कि अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने को कौन सी विधि है भैया? 2 विधि है बच्चों। खास बात ये, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है उसके बारे में बात कर लें, उसके अंदर डीलिंग कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना कि भैया अयस्क को अंदर पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन कौन सी विधि है? 2 विधि हैं आपका, एक है निस्तापन और एक है भर्जन। एक आता है निस्तापन के 4 ऑप्शन आ जाएंगे। निस्तापन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है बच्चों, ये यूँ कह सकते हैं निस्तापन में क्या करते हैं बच्चों? निस्तापन में अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में या वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। भर्जन क्या होता है बच्चों? अयस्क को गलनांक से कम ताप पर करते हैं लेकिन वायु की उपस्थिति में करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि निस्तापन भर्जन से प्राप्त अयस्क होता है। ऑप्शन ए है स्पंजी, बी है ऑक्साइड के फॉर्म में, सी है दोनों। डी कोई नहीं, आंसर है दोनों। स्पंजी भी होता है और ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है बच्चों। इसके अलावा मैं बात बता दूं आपको कि निस्तापन और भर्जन दोनों से अयस्क प्राप्त होता है, वो ऑक्साइड के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निस्तापन भर्जन से प्राप्त अयस्क होता है सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट वगैरह वगैरह पूछेगा। आंसर क्या है? ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल अभी मैं लिखाऊंगा आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लेता है बच्चों, ये लिख दिया मैंने, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निस्तापन भर्जन कौन सी भट्टी में किया जाता है? आंसर है रिवर्बेटरी सिस्टम या परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। ये बात ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें केवल पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, यूँ कह सकते हैं निस्तापन में कार्बोनेट की अशुद्धियां दूर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग बात करें निस्तापन की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें FeCO3 है, जैसे हीट करेंगे आप लोग FeO प्लस CO2 निकल जाएगा हमारे पास में Fe2O3.2H2O है, हमारे पास में हीट करेंगे इसको बन जाएगा Fe2O3 प्लस 2H2O निकल जाएगा हमारे पास में, या हम लोग हैं Al2O3.2H2O है हमारे पास में, हीट करेंगे तो बन जाएगा Al2O3.2H2O। तो कहने का मतलब जितना भी ऑक्साइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, अयस्क मिलेगा, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें भर्जन की, अगर हम लोग बात करें रोस्टिंग की, तो जैसे हम लोग बात किए मान लो इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने बात की Cu2S की बात की बच्चों, इसके अंदर तो क्या होगा, अगर हम लोग Cu2S की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, 3O2 की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका Cu2O प्लस आप यहाँ लिख देंगे आपका Cu2O प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2SO2। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पर मान लिया हम लोगों ने ले लिया 2, यहाँ ले लिया हम लोगों ने 2। तो कहने का मतलब ये, अगर ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पर करें PbS की बात करें तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3O2, तो यहाँ आ जाएगा 2PbO प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 2SO2। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से यूँ कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन आपको दिख जाए और हीट का साइन दिख जाए तो वो भर्जन है, और जब आपको हीट का साइन दिखे लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं दिखे, कार्बोनेट नजर आए, तो वो निस्तापन है। तो इसलिए क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन याद करा देता हूँ एक बार और। कौन से क्वेश्चन पूछते हैं कि निस्तापन भर्जन से एस प्राप्त होता है, कैसा होता है, स्पंज होता है, एस का फॉर्म कौन सा होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है। निस्तापन भर्जन किसमें किया जाता है, परावर्तनीय भट्टी में किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति होती है तो निस्तापन होता है, वायु की उपस्थिति होती है तो भर्जन होता है। दोनों ही विधियों में अयस्क किया जाता है बच्चों, दोनों ही विधियों में अयस्क किया जाता है। किसमें, परावर्तनीय भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। दोनों ही विधियों में अयस्क प्राप्त होता है, वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, एक में CO3 की अशुद्धि निकलती है, एक में SO2 की अशुद्धि निकलती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका स्टेप नंबर 3। अब जब आपका ऑक्साइड के फॉर्म में बदल गया तो अभी बी पे लेके जाना उसको, उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको भी तो दूर करनी है, और उसको अशुद्धि को दूर करते हैं हम लोग अपचयन के द्वारा। किससे करते हैं, अपचयन के द्वारा करते हैं। एक बार इसका मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक बार इसका आपको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आगे इसको मिटा के आगे करूँगा। स्टेप्स को ले लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखिए इसके अंदर आगे बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग इसके अंदर आगे अगर अगले स्टेप की बात करें, इसके अंदर अगली चीज़ की बात करें बच्चों, तो धातु ऑक्साइड को अगर हम लोग जब, ठीक है बच्चों, अशुद्ध धातु में प्राप्त करते हैं तो इसके अंदर हम जो प्रोसेस काम में लेते हैं वो लेते हैं प्रगलन। क्या काम में लेते हैं बच्चों, प्रगलन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग। और यहाँ 2-3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो है प्रगलन का मतलब क्या है। प्रगलन का मतलब होता है आपका कि आपका जो भर्जित अयस्क हैं, भर्जित अयस्क है या निस्तापित अयस्क जो है आपका, या यूँ कह सकते हैं जो ऑक्साइड अयस्क हैं, जो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गया है, ऑक्साइड जो अयस्क है उसके साथ में क्या मिलते हैं, मिलाते हैं बच्चों हम लोग कोक मिलाते हैं, उसके साथ में हम लोग मिलाते हैं सिलिका। तो यूँ कह सकते हैं अयस्क को कोक और सिलिका मिलाकर गलाना। प्रगलन में से प्र हटा दो तो क्या हो गया, गलन। गलन मतलब गलाना। तो अयस्क को कोक और सिलिका मिलाकर, ये तो अयस्क बोल दो इसको तो पूरे को, तो अयस्क को कोक और सिलिका मिलाकर गलाना क्या कहलाता है बच्चों, प्रगलन कहलाता है। और ये प्रोसेस जो किया जाता है बच्चों, ये प्रोसेस किया जाता है हमारे पास में वात्या भट्टी में। किसमें किया जाता है, वात्या भट्टी में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। प्रगलन किसमें किया जाता है, वात्या भट्टी के अंदर किया जाता है। याद करना है क्या क्या चीज मिलाते हैं, कार्बन, कोक और सिलिका। मैं बता दूं सिलिका क्या है बच्चों, यहाँ पर इसमें एक चीज और है, यूँ कह सकते हैं कि प्रगलन के अंदर कई बार क्या होता है, प्रगलन को ऐसे लिख देता है। प्रगलन का मतलब क्या है, प्रगलन का मतलब हो गया अयस्क, उसके बाद में आ गया आपका कोक, उसके बाद में आ जाता है आपका कोक के बाद में आता है आपके बाद में इसके अंदर गालक। गालक भी लेते हैं बच्चों काम में, ठीक है। गालक होता है आपका फ्लस्क। गालक 2 टाइप के होते हैं, गालक के बारे में पूछ लेता है। गालक मतलब जो चीजों को गलाएगा, मेल्ट करेगा। गालक 2 होते हैं, एक होता है बच्चों अम्लीय गालक, एक होता है बच्चों अम्लीय गालक, और एक होता है आपका क्षारीय गालक। क्या होता है बच्चों, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। एक होता है आपका अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर परावर्तनीय भट्टी के बारे में याद रखना, ये नाशपाती का आकार की भट्टी होती है। क्या होता है बच्चों, नाशपाती का आकार की भट्टी होती है। सॉरी, परावर्तनीय भट्टी नहीं, वो तो अलग होती है, वो तो आपका वैसे में परिवर्तन होता है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। यहाँ इसकी बात करेंगे बच्चों, अगर हम लोग
वात्य भट्टी की बात करें बच्चों तो कुछ इस टाइप की भट्टी होती है वात्य भट्टी, ठीक है बच्चों। ये इस टाइप की भट्टी हमारे पास में वात्य भट्टी है। टेम्परेचर अप्रोक्स 1900 केल्विन के आसपास होता है इसका। यह खास बात मैं बताना चाहूँगा आपको, वात्य भट्टी के अंदर अगर हम लोगों को किसी चीज़ को गलाना तो 3 चीज़ डालते हैं इसमें, अयस्क डालते हैं, कोक डालते हैं और गालक डालते हैं। और गालक 2 टाइप के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक के अंदर केवल एक एग्जाम्पल है SiO2 और क्षारीय गालक के अंदर आपका एग्जाम्पल है CaO और MgO, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर अशुद्धि अम्लीय होती है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं, अशुद्धि क्षारीय होती है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ये आता है भैया कि अम्लीय गालक का एग्जाम्पल कौन है, SiO2। क्षारीय गालक का एग्जाम्पल कौन है, CaO या MgO, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों। इसके अलावा हम लोग बात करें प्रगलन में क्रम पूछ लेता है, क्या क्या चीज़ मिलाते हैं, आपको बता दिया मैंने। खास बात इसके अंदर बच्चों ये है, प्रगलन का मतलब गलाना होता है और गलाने के लिए कोक और सिलिका का प्रयोग किया जाता है, वात्य भट्टी के अंदर किया जाता है। टेम्परेचर लगभग 1900 केल्विन होता है। एक बात और है बच्चों कि जब भी हम लोग मान लीजिए FeO है और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें बच्चों, अगर इसकी हम लोग रिएक्शन करा दें, इसकी रिएक्शन कराते हैं SiO2 के साथ में, तो हमारे पास में बन जाता है हमारे पास में FeSiO3। इसको हम लोग बोलते हैं धातु सिलिकेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग धातु सिलिकेट। और धातु सिलिकेट को हम लोग बोलते हैं कीट। क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग कीट बोलते हैं एक बार। और कीट का दूसरा नाम है धातुमल। तो यूँ कह सकते हैं धातुमल या कीट क्या होता है, तो यूँ कह सकते हैं किसी भी धातु का जो सिलिकेट होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया CaO प्लस SiO2 तो हमारा बन गया CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बन गया। इस धातु सिलिकेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, धातुमल या कीट कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। इसकी एक रिएक्शन और है, ध्यान रखना, वो आपको कॉमन रिएक्शन याद करनी है। MxOY इज इक्वल टू होता है YC प्लस XM प्लस YCO। मतलब जब हम लोग कोई भी धातु के साथ में धातु ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ में, तो जितने धातु होते हैं उतने धातु मिल जाते हैं, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। एक रिएक्शन देख लो आप ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा Al2O3, मेरे पास में यहाँ पर मैं क्या लूँगा, यहाँ Y ऑक्सीजन है ना, कितना 3 है, तो यहाँ लिख दो 3C। अगर मान लीजिए मेरे पास में लिखता Fe3O4 होता है, तो ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4C लिख देता। इधर जो बनेगा एलिमेंट 2 है तो बन जाएगा 2Al, इधर 3 है तो ये बन जाएगा 3Fe। यहाँ Y कितना है 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जितना होगा वो बन जाएगा आपका तो 3CO, इधर बन जाएगा आपका 4CO। बात समझ आ रही है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग यूँ कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर आता है 4th स्टेप के अंदर। और पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है 3rd स्टेप के अंदर बात करें तो 3rd स्टेप में हम लोग कहते हैं प्रगलन। प्रगलन का मतलब होता है इसको गलाना, वात्य भट्टी में किया जाता है। ऐस कोक और गालक मिला के गलाते हैं। गालक 2 टाइप के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। उल्टा यूज करते हैं, अगर अशुद्धि अम्लीय होता है तो गालक क्षारीय, और अगर अशुद्धि जो है अगर आपकी अम्लीय होती है तो गालक क्षारीय यूज करते हैं, और अशुद्धि आपकी क्षारीय होती है तो अम्लीय गालक यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया SiO2 और SCO और MgO। ठीक है बच्चों। दूसरी बात मैंने बता दिया कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको गलाने के लिए धातुमल बनता है। धातुमल कहलाता है धातु का सिलिकेट, कीट भी बोलते हैं, धातुमल भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए, धातुमल के धातु सिलिकेट बोल दो, कीट बोल दो या धातुमल बोल दो। समझ में आ गया बच्चों। लेकिन ये जो धातु प्राप्त हुई वो अशुद्ध प्राप्त हुई है। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया आपको। क्या क्या दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वात्य भट्टी में करते हैं, अयस्क को गलाते हैं, 3 चीज मिलते हैं, धातु अयस्क लेते हैं, कोक लेते हैं और गालक लेते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय गालक, दोनों पूछे हुए हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है, ये आपस में मिलकर कहते हैं एक गलनीय अशुद्धि बनाते हैं, उसको धातु सिलिकेट बोलते हैं। धातु सिलिकेट होता है, धातु सिलिकेट जाता है CaSiO3 या FeSiO3 होता है बच्चों। दूसरी बात मैंने इसके अंदर बता दिया आपको, धातु सिलिकेट के अंदर वो क्या बताया बच्चों, धातु सिलिकेट के अंदर मैंने आपको बता दिया इसको धातुमल, कीट या क्या बोलते हैं हम लोग, इसको धातु सिलिकेट बोलते हैं। ये था आपका स्टेप 3। आखिरी इसका स्टेप है स्टेप 4। अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं, इसका एक बार चाहो तो वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, पता है आपको। वैसे तो यहाँ प्रगलन लिखा हुआ है, यहाँ भर्जित अयस्क लिखा हुआ, बाकी एज इट इज है, लिख जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। स्टेप 3 के बाद में अगला हमारे पास आता है स्टेप 4।
नया बोर्ड है बच्चों, थोड़ा सा ये मिटाने में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग इसके अंदर। तो स्टेप थर्ड के बाद में हमारे पास में जो स्टेप फोर्थ आता है, ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में स्टेप 4। ये हमारे पास में लास्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग क्या है, हमें अभी तक जो अशुद्ध धातु प्राप्त हो चुकी है, पहले हम लोगों ने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड के बाद में हम लोगों ने धातु को अशुद्ध फॉर्म में प्राप्त कर लिया। अब लास्ट टाइम हम लोग धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास में धातुओं का शोधन या धातु का शुद्धिकरण। धातु का शोधन, और धातु के शोधन की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर धातु के शोधन के अंदर जो विधि हमारे पास में पहला है आसवन, डिस्टिलेशन, आसवन, आसवन। दूसरा है बच्चों द्रावगलन, द्रावगलन, द्रवण भी बोलते हैं इसको, द्रावगलन को द्रवण भी बोलते हैं। तीसरा होता है मंडल परिष्करण, एक होता है बच्चों वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था पृथक्करण, पृथक्करण। और एक होता है बच्चों इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, जिसको वर्णलेखिकी भी बोलते हैं। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों हम लोग कि धातु का शोधन जो है हमारे पास में 5 मेथड हो गए। पहला है आसवन, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेप 5 की बात कर रहा हूँ बच्चों, स्टेप 5 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। ठीक है बच्चों, अगर स्टेप 5 की बात करूँ तो क्या क्या बात कर रहा हूँ। स्टेप 5 में पहला है मेरे पास में आसवन। आसवन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनका क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ध्यान रखना, द ओर्स विच हैव मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज, देन डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। मतलब वो धातुएं जिनका कथनांक बहुत कम होता है तो उनको आसवन विधि द्वारा उनका शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। कौन कौन सा है भैया, एक तो जिंक है और एक Hg है। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भैया ये बता दो आसवन के अंदर क्या काम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। भैया बता दो किस किस का कर सकते हैं, Zn और Hg का कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है, उसके बाद में आता है द्रवण, द्रवण या द्रावगलन। दूसरा क्या आता है बच्चों, सेकंड आता है इसके अंदर आपके पास में द्रवण, द्रवण या द्रावगलन आता है बच्चों। द्रावगलन की बात करें, लिक्वेशन की बात करें तो उनका यूज करता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट याद है। बोले सर कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना है यार, द्रव कब बदलता है, कब गलन कब होता है, जब मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जिसका कम होता है उसके अंदर हमको यूज करते हैं इसका, उसके अंदर काम में लेते हैं हम लोग टिन। तो टिन का जो शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, मतलब कैसेटेराइड जो इसके अंदर आ जाएगा, तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं बच्चों, इस विधि द्वारा हम लोग द्रावगलन का यूज करते हैं। इसके बाद में तीसरा आपको नजर आ रहा होगा वहां पर मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण इसको बोलते हैं हम लोग जॉन रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, जॉन रिफाइनिंग की बात करें। और जॉन रिफाइनिंग के अंदर खास बात ये ध्यान रखना बच्चों, जॉन रिफाइनिंग की बात करें हम लोग तो जॉन रिफाइनिंग बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि बोरोन का, सिलिकॉन का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, इन सब का यूज क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इन सब का जो शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, वो हम लोग मंडल परिष्करण विधि द्वारा करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों। उसके बाद में खास बात ये है बच्चों, मंडल परिष्करण के बाद में अगला स्टेप हमारे पास में आता है, वो आता है वाष्प अवस्था पृथक्करण, वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था पृथक्करण। और वाष्प अवस्था परिष्करण, पृथक्करण की बात करें, परिष्करण की बात करें, इसको बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। पृथक्करण नहीं है, परिष्करण है। क्या है बच्चों, परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब खास बात ये बच्चों, वाष्प अवस्था परिष्करण के अंदर किसी भी इसके अंदर 2 क्वालिटी अगर होंगी तो उसका वाष्प अवस्था परिष्करण किया जा सकता है। 2 क्वालिटी हमें चाहिए। पहली बात तो यह बच्चों, पहली क्वालिटी तो यह है कि अयस्क का वाष्प अवस्था में संकुल बनना चाहिए, संकुल बनाना। और दूसरा है उस संकुल का
टूटना, मतलब यह मेथड वहां काम आएगा जब पहले गर्म करोगे तो संकुल बनेगा और दूसरे स्टेप में वो संकुल टूट भी जाएगा, तब तो काम होगा, वरना नहीं होगा। अब इसके अंदर बात करें बच्चों वाष्प अवस्था परिष्करण के अंदर, तो हम लोग सिंपल सी बात करें, इसके अंदर दो मेथड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे गए एग्जाम में। पहला है बच्चों इसके अंदर NI निकिल के शोधन की मांड विधि, मॉन्ड प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ निकिल। इसमें क्या होता है बेटा, निकिल को हम लोग गर्म करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में या कार्बोनिल के साथ में, तो हमारा बनता है NiCO का होल 4 बन जाता है, एक संकुल बन जाता है। इस NiCO का होल 4 को वापस हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास में Na शुद्ध अवस्था में मिल जाता है और CO वापस निकल जाता है। यहाँ ये अशुद्ध है जिसको हम लोगों ने शुद्ध कर लिया है। और दूसरा होता है, सेकंड होता है बच्चों इसके अंदर जिरकोनियम, किसकी बच्चों, जिरकोनियम के शोधन की, ठीक है, या यूं कह सकते हैं हम लोग टाइटेनियम के शोधन की। कौन सी है बच्चों, वॉन ऑर्कल मेथड, ऑर्कल विधि, मेथड लिख दिया मैंने विधि। तो यूं कह सकते हैं बेटा जिरकोनियम ZR या TI का शोधन किससे करते हैं, वॉन ऑर्कल विधि से, और निकिल का शोधन किससे करते हैं बच्चों, मांड विधि से। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी गई। इसमें क्या करते हैं, टाइटेनियम ले लो, जिरकोनियम, टाइटेनियम कटा के जिरकोनियम लगा दो, बात बराबर है। इसकी आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास में TiI4 बन जाता है बच्चों, ये संकुल बन जाता है। दोबारा TiI4 को हम लोग जब गर्म करते हैं तो Ti शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर 2I2 वापस निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है जिसमें पूछा गया है कि मंडल परिष्करण में 2 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो किसका साथ साथ शोधन कर सकते हैं, उसमें 2 गुण होना चाहिए कि वो पहले तो संकुल का निर्माण करे वाष्प अवस्था में बदल कर, फिर वो संकुल टूटना भी चाहिए, जब तो शुद्ध मिलेगा। दूसरा इसके अंदर है 2 मोस्ट एग्जाम्पल है कि भैया निकिल का शोधन किस विधि से करते हैं, मांड विधि से, और भैया टाइटेनियम जिरकोनियम का शोधन किससे करते हैं, वॉन ऑर्कल विधि से। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का शोधन जो किया जाता है बच्चों, एल्यूमिनियम का शोधन किया जाता है वो किया जाता है बच्चों हेराल्ट विधि से, हेराल्ट विधि से। हेराल्ट विधि है बच्चों, इसके हेराल्ट विधि द्वारा हम लोग एल्यूमिनियम का शोधन किया जाता है। भाषा में तीनों नाम रखना, मॉन्ड प्रोसेस, वॉन ऑर्कल और हेराल्ट मेथड, हेराल्ट विधि। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो हमारे पास में आता है क्रोमेटोग्राफी, या यूं कह सकते हैं बच्चों वर्णलेखकी विधि। क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखकी विधि की बात करें बच्चों तो इसके अंदर सिंपल सी बात ही हो जाएगी, इसके अंदर बच्चों सिंपल सी बात ही हो जाएगी क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि ये इस विधि द्वारा उन अयस्कों का साधन किया, वर्णलेखकी भी बोलते हैं इसको, इस विधि द्वारा उन अयस्कों का साधन किया जाता है जिसके अंदर जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में अयस्क पाए जाते हैं, उनका साधन किसे किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी किसके लिए, प्रकृति में न्यूनतम मात्रा में पाए जाने वाले अयस्कों का साधन, यूं कह सकते हैं शोधन, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किया जाता है, क्लियर हो जाएगी बात है। उसके बाद में बच्चों हम लोग खास बात करें इसके अंदर आगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चों, तो ये बात है ये अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब इसमें जो कम मात्रा में अयस्क होते हैं उनको ऐसे क्रोमेटोग्राफर से गुजारते हैं, ऐसे पिल्लर से गुजारते हैं जहाँ पर अधिशोषण का काम होता है, और अधिशोषण में क्या होता है बच्चों, उन अयस्कों का अधिशोषण हो जाता है। तो ये था 5 मेथड जिससे हम लोग किसी अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं बच्चों। और इस पूरे प्रोसेस से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, धातु का शोधन करते हैं। अब इस चैप्टर में हमारे पास में जो अगली चीज आती है बच्चों, वो आती है हमारे पास में कि एक तो टाइप ऑफ आयरन्स, पिग आयरन होता है आपका, डलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील के बारे में। एक हमारे पास में मिश्र धातु के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे बच्चों, उसके अंदर क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिया बच्चों, इसके अंदर मैं एक पिक्टोरियल को देखो गौर से सुनेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे चैप्टर का पूरे का गौर से। काम जब तरीके से करोगे तो ही मजा आएगा भैया, और तभी याद होगा, वरना नहीं होगा। तो पूरा आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है, कि भैया इसको रिवीजन करने में पूरा सपोर्ट करोगे, आप बात करोगे, मेरे को बस बोलते रहोगे ताकि हम लोग सारे काम आसानी से कर लें। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। शुरुआत हम लोगों ने की इसके अंदर, शुरुआत हम लोगों ने की इसके अंदर, ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। क्या कहलाया था,
स्टेप फर्स्ट कहलाया था आपका चूर्णीकरण, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, उसके बाद में आगे चले थे, क्या आया था भैया, अगला स्टेप हमारे पास में आया था अगला स्टेप हमारे पास में आया था बच्चों, वो था अयस्क का सांद्रण। सांद्रण में एक टर्मिनोलॉजी आई थी अधात्री, और अधात्री का मतलब मैंने बता दिया था, अयस्क में उपस्थित कंकड़ मिट्टी पत्थर को अधात्री कहते हैं, और अधात्री को दूर करना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यह इसका सांद्रण हो गया था। सांद्रण की मैंने विधियों के बारे में बात की थी, कौन कौन सी विधि थी फटाफट से याद कराएंगे। सांद्रण में मैंने विधि याद की थी, पहला था हमारे पास में, इसमें पहली थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा क्या था बच्चों, दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी क्या थी बच्चों, झाग प्लवन विधि। और चौथी क्या थी बच्चों, निक्षालन। चार विधियां थी। गुरुत्वीय पृथक्करण के बारे में क्या बात कही थी, अधात्री और अयस्क के घनत्व में अंतर। एग्जाम्पल हो जाएंगे लोहे के अयस्क। लोहे के अयस्क जितने भी होंगे सब भारी होते हैं, घनत्व ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिनमें चुंबकीय आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय आकर्षण गुण के अंदर क्या क्या हो गया आपके पास में, आयरन के अयस्क, लोहे के अयस्क, इसके अलावा टिन के अयस्क, वोल्फ्रामाइट के अयस्क। ठीक है बच्चों, टंगस्टन के अयस्क। झाग प्लवन विधि के बारे में बात करें, झाग प्लवन विधि के बारे में क्या बात हुई थी भैया, झाग प्लवन विधि के बारे में बात हुई थी, झाग प्लवन विधि के बारे में क्या बात हुई थी हमारे पास में, इसके अंदर आई थी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कॉपर पायरेट हो गया, कॉपर ग्लास हो गया आपका, ठीक है बच्चों, आयरन पायरेट हो गया आपका, सिल्वर ग्लास हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, सभी चीज चलेंगे। सल्फाइड सल्फर मौजूद होता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे याद कर लेना भैया। एक बताया था इसके अंदर झाग कारक, एक बताया था इसके अंदर प्लवन कारक, एक बताया था इसके अंदर स्थायी कारक, एक क्या बताया था इसमें, एक बताया था स्थायी कारक बताया था, झाग स्थायी कारक जिसको कहा था। इसके अलावा इसके अंदर और बताया था मैंने, इसके अंदर एक बताया था सक्रिय कारक, ठीक है बच्चों, और एक बताया था इसके अंदर नियामक। ये सब बताया था इसके अंदर, याद है आपको, झाग कारक, प्लवन कारक, स्थायी कारक, ठीक है, सक्रिय कारक, ठीक है, और नियामक। इसके अंदर मैंने बताया था झाग कारक के अंदर आपको चीड़ का तेल या नारियल का तेल या निर्गिल का तेल काम में लिया था। प्लवन कारक में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन लिया था। स्थायी कारक के रूप में मैंने क्या था, NaSO लिया था। सक्रिय कारक के रूप में मैंने क्या काम में लिया था, कॉपर सल्फेट। नियामक के रूप में, डिप्रेसेंट के रूप में मैंने लिया था NaCl Na2CO3। निक्षालन मैंने बता दिया था। निक्षालन के बारे में क्या बताया था बच्चों, निक्षालन के बारे में बताया था कि भैया एल्यूमिनियम को और सिल्वर के एस्क्यूटन का साधन किया जाता है। 3 मेथड इसके अंदर मैंने आपको बताए थे, याद रखना है। 3 मेथड बताए थे, एक बताया था इसमें बेयर, दूसरा बताया था मैंने इसके अंदर होल, और तीसरा बताया था इसके अंदर सरपेक। मैंने बताया था बेयर मेथड वो होता है जिसके अंदर SiO2 और Fe2O3 दोनों बराबर मात्रा में अशुद्धि हो। इसमें बताया था केवल Fe2O3 अशुद्धि हो, फिर बताया था SiO2 अशुद्धि हो तो इनका निक्षालन किया जाता है।
याद कर लेंगे। स्टेप सेकंड के बाद में स्टेप थर्ड आया था बच्चों मेरे पास में, और स्टेप थर्ड के अंदर मैंने बताया था, ये था मेरे पास में स्टेप सेकंड, ये था स्टेप सेकंड था बच्चों। उसके बाद में आया था मेरे पास में स्टेप थर्ड, ये था मेरे पास में स्टेप थर्ड बच्चों, ये था मेरे पास में स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड के अंदर हमने क्या क्या बात की थी? स्टेप थर्ड के अंदर मैंने बात की थी बच्चों, इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला बताया था, उसके अंदर बताया था अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। 2-3 बातें इसमें बताई थी मैंने, क्या क्या बताई थी बता देता हूँ। परावर्तनी भट्टी में होता है, किसमें होता है? परावर्तनी भट्टी में होता है। 2 टाइप का होता है, एक होता है निस्तापन मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है। और उसके बाद में बताया था भर्जन, उसमें बताया था मतलब ऑक्सीजन क्या होता है? प्रेजेंट। इसके अलावा बताया था इसके अंदर कार्बोनेट और SO2 की अशुद्धियाँ दूर होती हैं, ये बता दिया था। इसमें जो अयस्क प्राप्त होता है वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है, ये बता दिया था, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने बता दिया था इस मेथड के अंदर ही आगे आपको बताया था ऑक्साइड के बाद में अयस्क जो प्राप्त होता है वो स्पंजी प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बातें इसमें बता दी थी। और बी वाला जो ऑप्शन बताया था मैंने आपको, वो बताया था धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। और इसके अंदर बच्चों जो विधि बताई थी उसका नाम बताया था मैंने आपको, इसके अंदर जो विधि बताई थी बच्चों उसका नाम बताया था मैंने, इसके अंदर प्रगलन। और प्रगलन का मतलब होता है गलाना। और इसमें क्या होता है बच्चों मैंने बताया था, एक तो लेते हैं हम लोग अयस्क के बाद में क्या लेते हैं हम लोग कोक, और कोक के बाद में लेते हैं हम लोग गालक। क्या लेते हैं बच्चों? गालक। और तीनों को मिला के गला देते हैं तो बन जाता है हमारे पास में धातुमल। क्या बनता है? धातुमल। इसी का दूसरा नाम लिया था मैंने कीट। क्या दिया था? इसी को हम लोग स्लैग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग धातु सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये जो काम किया जाता है वो किया जाता है हमारे पास में कौन सी भट्टी में? ये काम किया जाता है वात्या भट्टी के अंदर। अग्नि से ईंटों का स्तर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। इसके अंदर खास बात, दूसरी बात ये है स्टील की बनी होती है। तीसरी बात ये 1900 कैलोरी तक इसमें टेम्परेचर होता है, ये मैंने बात आपको बता दी थी। गालक के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बात बताई थी। गालक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक और इसका एग्जाम्पल था SiO2, और एक होता है क्षारीय गालक जिसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, इसका CaO और MgO, ठीक है बच्चों। इसमें कॉमन समीकरण मैंने बताई थी अगर आपको याद हो, और वो कॉमन समीकरण मेरे पास में ये थी, MxOy प्लस YC इजिकल टू XM प्लस YCO, ये सारे मैंने बता दिया था। उसके बाद में स्टेप थर्ड के बाद में आखिरी स्टेप बताया था मैंने आपको, स्टेप फोर्थ, ये बताया था बच्चों मैंने आपको। इसके अंदर अगला स्टेप था आपका स्टेप 4, ये फाइनल था। और इसमें बताया था पहले मैंने आपको, स्टेप 4 में बताया था मैंने आपको इसके अंदर पहले आसवन, क्या बताया था बच्चों? इसमें आसवन बताया था। आसवन के बारे में बता दिया था मैंने आपको कि जिनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उससे काम करते हैं। इसमें एग्जांपल बताया था जिंक और Hg, ठीक है बच्चों। आसवन के बाद में अगला बताया था मैंने इसके अंदर, आसवन के बाद में अगला बताया था द्रवण का ही दूसरा नाम था द्राव गलन बताया था बच्चों। और इसका अंदर मैंने आपको बता दिया था द्राव गलन क्या बताया था कि भैया इसमें द्राव गलन में मैंने बता दिया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके अंदर कम, और ये टिन के या PB के यूँ कह सकते हैं बच्चों काम में आता है। इसके बाद में हम लोगों ने द्राव गलन के बाद में अगला स्टेप पढ़ा था इसके अंदर बच्चों, वो कहा था मंडल परिष्करण। मैंने बताया था इसको जोन रिफाइनिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन। उसके बाद में बताया था मैंने आपको, इसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है बच्चों, इसका शोधन किया जाता है। इसके बाद में मंडल परिष्करण के बाद में बताया था मैंने आपको वाष्प अवस्था
परिष्करण बताया था, वाष्प अवस्था परिष्करण के अंदर मैंने बताया था बच्चों आपका, इसको बोलते हैं हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग। और वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। एक चीज तो बताई थी आपको NI के शोधन की, तो बताई थी मांड विधि, और एक दूसरी बताई थी मैंने आपको ZR या TI के शोधन का वॉन ऑरकेल विधि, वॉन ऑरकेल विधि। और तीसरी बताई थी इसके अंदर एल्यूमिनियम के शोधन की बताई थी हेराल्ट विधि, थर्माइट हेराल्ट विधि। ठीक है बच्चों, ये तीन बताए, हेराल्ट विधि भी कहते हैं इसको। ये तीन चीज मैंने बताई थी। उसके बाद में एक और बताया था, और उसके अंदर बताया था, इसको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में एक और चीज बताई थी इसके अंदर बच्चों मैंने, और वो बताई थी इसके अंदर मैंने अगला स्टेप बताया था। इसके अंदर अगली चीज बताई थी, वो बताई थी वर्ण लेखकी, वर्ण लेखकी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं बच्चों। और क्रोमेटोग्राफी के अंदर मैंने बताया था उन धातुओं का शोधन किया जाता है जिनके जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये था स्टेप 4। क्या बच्चों? स्टेप 4। तो ये था पूरा मेटलर्जी का पिक्टोरियल, आप याद कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। धातु का, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कॉपर का जो शोधन होता है, कॉपर का जो शोधन होता है बच्चों, वो किया जाता है बेसेमर परिवर्तक में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर का शोधन किसमें किया जाता है? बेसेमर परिवर्तक में किया जाता है बच्चों। ये भी नाशपाती के आकार की एक भट्टी होती है, और इसके अंदर खास बात होता है जिसमें जो कॉपर मिलता है आपको, वो क्या होता है? पिघली हुई अवस्था में मिलता है। और उसके अंदर क्या होता है बच्चों? SO2 गैस घुली रहती है। जब धीरे धीरे जब वो कॉपर ठंडा होता है तो क्या होता है बच्चों? कॉपर की सतह पर क्या होते हैं? फफोले बन जाते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, ब्लिस्टर्ड कॉपर। मतलब यूँ कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों फफोलेदार तांबा। तो यूँ कहते हैं फफोलेदार तांबा किससे प्राप्त होता है भैया? फफोलेदार तांबा हमें प्राप्त होता है बेसेमर परिवर्तक से, ब्लिस्टर्ड कॉपर प्राप्त होता है, SO2 गैस में घुली रहती है। तो ये था आपका क्वेश्चन बच्चों। मैसेज मैं दे चुका हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, मैं करा ही रहा हूँ आपको, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह उसमें से क्वेश्चंस आपके आ जाएं एग्जाम में, ताकि कि आपका एग्जाम अच्छा हो। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। खास बात यह है कि और जो मैंने आपको याद दिलाया कि आपको इंस्टीट्यूट के लिए, ये जो कह सकते हैं आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए आपका ये जिम्मेदारी है कि आप जो दोस्त आपके हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग इसकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, ठीक है।